उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में बसा था चंदनपुर। दिखने में तो यह गांव किसी भी आम भारतीय गांव जैसा था, हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और पीपल के पुराने पैर। लेकिन यहाँ एक अजीब सी खामोशी रहती थी। गांव के लोग शाम के 6 बजते ही अपने घरों के किवाड़ ऐसे बंद कर लेते थे जैसे बाहर कोई मौत ताक लगाए बैठी हो। गांव के छोर पर एक पुरानी विशाल हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आज भी ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा भटकती है, जिनकी 100 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। शहर से आया मेहमान आर्यन, जो शहर में एक पत्रकार था और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, अलौकिक घटनाओं पर लेख लिखता था, चंदनपुर पहुंचा। उसका इरादा इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करना था। जब वह गांव पहुंचा तो दोपहर का वक्त था। उसने एक चाय की दुकान पर अपनी गाड़ी रोकी। राम राम काका, एक करक चाय पिलाना, जरा अदरक डाल के। राम राम बेटा, शहर से आए हो क्या? यहाँ की धूल और धूप शहर वालों को रास नहीं आती। हाँ काका, लखनऊ से आया हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। चंदनपुर के बारे में बहुत सुना था तो सोचा खुद देख लूं। इस छोटे से गांव में क्या देखोगे बेटा? यहाँ तो बस सन्नाटा और पुरानी यादें बची हैं। वही सन्नाटा तो देखने आया हूँ। सुना है गांव के उस कोने वाली काली हवेली का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। लोग कहते हैं वहां आज भी कुछ अजीब होता है। बेटा, शहर की पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजों से दूर रहना ही भलाई है। वो हवेली कोई तमाशा नहीं है। क्यों काका, क्या वाकई वहां कोई रहता है? मुझे तो लगा ये सब बस कहने की बातें हैं। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। जब सूरज ढल जाए तो उस हवेली की परछाई भी डरावनी हो जाती है। हमारे पुरखे कहते थे कि उस मिट्टी में ठाकुर का गुस्सा आज भी जिंदा है। ठाकुर विक्रम सिंह, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं ना आप? उनका नाम मत लो यहां। देखो बेटा, चाय पियो और सूरज डूबने से पहले वापस निकल जाओ। यहां की रातें शहर जैसी रोशन नहीं होती। यहां अंधेरा बोलता है। आप डरा रहे हैं काका, मैं तो बस सच जानना चाहता हूं। अगर जिद पर अड़े हो तो यह रख लो, इसमें अभिमंत्रित राख है। बस इतना याद रखना, अगर हवेली के अंदर कुछ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। शुक्रिया काका, पर मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो, वरना आज तक जो भी उस हवेली की दहलीज लांघ कर गया है वो फिर कभी चाय पीने वापस नहीं आया। आर्यन ने इसे महज एक बुजुर्ग का डर समझा और मुस्कुराकर हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। चारों तरफ झाड़ झंखार और सूखे पत्ते थे। हवेली का मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी का बना था, जिस पर लोहे की नुकीली कीलें जरी थीं। जैसे ही आर्यन ने उसे धक्का दिया, एक अजीब सी चरमराहट की आवाज आई, जिसने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर का नजारा और भी भयावह था। धूल की मोटी परतें जमी थीं और मकड़ियों ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू कीं। अचानक उसे ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। टप टप टप, जैसे कोई नंगे पांव गीले फर्श पर चल रहा हो। आर्यन ने ऊपर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ आईना था। जब आर्यन ने उस आईने में अपना चेहरा देखा तो उसके पैर जम गए। आईने में उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रात गहराने लगी थी। आर्यन ने सोचा कि वो रात वहीं गुजारेगा ताकि वो सबूत जुटा सके। उसने एक कमरा चुना और अपनी टॉर्च जलाकर बैठ गया। करीब रात के 12 बजे पूरे गांव में कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। तभी हवेली के बड़े हॉल में ग्रामोफोन अपने आप बजने लगा। एक पुराना दर्दनाक संगीत हवा में तैरने लगा। आर्यन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसकी पत्रकारिता की ललक उसे नीचे ले गई।
नीचे पहुंचते ही उसने जो देखा उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। हॉल में एक बड़ी मेज सजी थी जिस पर सड़ा हुआ खाना रखा था। मेज के चारों ओर धुंधली आकृतियां बैठी थीं, जैसे कोई दावत चल रही हो। बीच वाली कुर्सी पर एक लंबा आदमी बैठा था जिसने शाही लिबास पहना था। वो ठाकुर विक्रम सिंह था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और आर्यन की तरफ इशारा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। आर्यन की आवाज नहीं निकल रही थी। कोई है उसने वहाँ? भागने की कोशिश भागो। की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप कोई बंद हो है गए। वहाँ? दीवारों से खून रिसने लगा और रोने की आवाजें तेज हो गईं। उधर गांव में बूढ़े काका और कुछ लोग मशाले लेकर हवेली की ओर बढ़े। वे जानते थे कि आर्यन मुसीबत में है। काका ने चिल्लाकर कहा, पाई से बचाना होगा, वरना आज फिर एक बलि चढ़ेगी। हवेली के अंदर आर्यन एक कमरे में बंद हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके गले को भींच रहा है। तभी उसे याद आया कि गांव के काका ने उसे एक छोटी सी पुड़िया दी थी और कहा था कि मुसीबत में इसे खोल लेना। आर्यन ने झट से वो पुड़िया निकाली। उसमें गंगा जल और अभिमंत्रित राख थी। जैसे ही उसने वो राख हवा में फेंकी, उसे घेरने वाली आकृतियां चीखने लगीं और पीछे हट गईं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और खिड़की का शीशा तोड़कर नीचे छलांग लगा दी। अंतिम सच्चाई। आर्यन लहूलुहान हालत में बाहर गिरा, जहां गांव वाले पहुंच चुके थे। काका ने उसे संभाला। हवेली से एक आखिरी भयानक चीख सुनाई दी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह आर्यन ने अपनी जान बचाकर गांव छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले काका ने उसे एक कड़वा सच बताया। बेटा, ठाकुर बुरा नहीं था। उसे इसी गांव के लोगों ने मिलकर मार दिया था, क्योंकि वह एक निचली जाति की लड़की से प्यार करता था। तब से वह अपनी बेगुनाही और इंसाफ के लिए हर किसी को तड पाता है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। काली हवेली धूप में भी काली ही दिख रही थी। उसे लगा जैसे ठाकुर अभी भी खिड़की से उसे देख रहा हो। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, कुछ आत्माएं शांति नहीं, बदला मांगती हैं।